हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके लिए आपका पसंदीदा चैप्टर लेके आया हूँ, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसके बहुत सारे सवाल पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। उन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से नीट 2023 की प्रिपरेशन के लिए रेडी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, बट कंडीशन एक है कि सारे लेक्चर को देखना है, लास्ट तक देखना है, सो दैट कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एकमात्र इक्वेशन का यूज़ हो रहा है, लेकिन कितने फेरबदल से हो रहा है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ही हम इक्वेशन को, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बार बार यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो है न्यूमेरिकल्स का, कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, कैसे कैसे हम उसको सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट करती है। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लो कि हमारे पास ये एक यहाँ पर सरफेस है, इसके ऊपर कोई लाइट आ रही है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन झटक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड हो रही है। बट अगर जो फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना, कि सिचुएशन 2 क्या कह रही है कि जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रही है वो हाफ हो गई, इस तरह से हाफ हो गई। जब हाफ हो जाएगी तो इट बिकम्स 0.75 ऑफ वी नॉट। सो ये जो फ्रीक्वेंसी दूसरे केस में है, दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो आंसर क्या आना चाहिए, सी ऑप्शन। कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल। एक फोटो सेंसिटिव मटीरियल है, उसका वर्क फंक्शन है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू पता है ना। वर्क फंक्शन को हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं फाई से, और फाई को ऐसे लिखा जा सकता है, और वेवलेंथ की टर्म्स में इसको hc/λ भी लिखा जा सकता है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 SI यूनिट्स, मतलब जूल्स सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आपको न्यू इज इक्वल टू c/λ, सॉरी इट इज c/λ। ओके, c का वैल्यू भी आपको पता है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगा c का वैल्यू। अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए हमको फाई जो है वो दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल्स में लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा। तो यहाँ से हमें लेमडा पता लगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारे पास वेवलेंथ की कैलकुलेशंस आएंगी। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी दिस वन, एंड इट इज़ 310 नैनोमीटर। सो इतना वेवलेंथ होगा, दिस इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है व्हाट इज़ व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज़ वी नॉट। देखो होता क्या है, मान लो कि आपके पास एक ये प्लेट है और इस पे क्या हुआ,
एक फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट हुई, कितनी है 2 न्यू नॉट। जब ये फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट होती है तो उसके इंसिडेंट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और उस इलेक्ट्रॉन की आपको वेलोसिटी कितनी दी गई है, v1 वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो जाएगा। कहता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 5। तो दूसरे केस में आपसे कहता है जब यही इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी, उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो आपसे रेशो पूछी गई है v1 और v2 की रेशो क्या होगी। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को यूज़ में लिया जाएगा। आप सबको पता है कि ये जो एनर्जी आ रही है दिस इज़ एच न्यू, है ना, यहाँ पर वर्क फंक्शन हुआ और बाकी जो बची एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गई। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन क्या बैठती है, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इस तरह से। तो इस इक्वेशन को हमने 1 बाय 1 यूज़ करना है दोनों केसेस के लिए। तो केस 1 के लिए अगर मैं देखता हूँ तो केस 1 के लिए तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 न्यू नॉट है। तो ये लिखा जाएगा h टाइम्स ऑफ 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, दिस इज़ वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, कितनी वेलोसिटी है, v1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगा ना। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये हो जाएगा 2h न्यू नॉट इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर। सो ये आएगा h न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 m v1 स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें केस सेकंड के लिए निकालनी है ना। ये हमारे पास है केस फर्स्ट और ये हमारे पास है केस सेकंड। सेम पैटर्न से हम केस सेकंड को देखेंगे तो कितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है, h न्यू कितना है, 5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। फिर वर्क फंक्शन क्या लिखा जाएगा, h न्यू नॉट, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी इस तरह से। तो ये हो जाएगा 4h न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 m v2 स्क्वायर, इस तरह से। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब इनको डिवाइड करते हैं 1/2 m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा h न्यू नॉट और ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ h न्यू नॉट। देखो अब जो टर्म्स कैंसिल होंगी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये भी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा v1 डिवाइडेड बाई v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। सो it comes out to be v1 divided by v2 equals to 1/4, which comes out to be, so v1 upon v2 equals to 1/2। तो इस तरह से आपके पास 1:2, सो v1 रेशो v2 इज इक्वल टू 1:2। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज दिस। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मतलब वर्क फंक्शन से रिलेट करती है ना। वर्क फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, वर्क फंक्शन लिखते हैं h न्यू नॉट और न्यू नॉट की जगह क्या लिखा है, h c अपॉन लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट आपको गिवन है, ठीक है, ये लैम्डा नॉट की वैल्यू गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज़। कहता है ये तो वर्क फंक्शन का उसने हमें वैल्यू पता लगी। अब कहता है कि मान लो कि हमारे पास ये एक सिल्वर सरफेस है और उस पर क्या हुआ, एक एनर्जी इंसिडेंट होती है एक, है ना, लेकिन उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ है आपके पास 2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतनी वेवलेंथ की एनर्जी इस पर इंसिडेंट होती है। तो जब ये इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो आपसे उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से क्या कहता है, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, एच सी अपॉन लैम्डा है 2536 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, वर्क फंक्शन आ गया एच सी अपॉन लैम्डा,
लेमडा नॉट की वैल्यू है 3250 इंटू 10⁻⁻10 है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या लिखा जाएगा, उसको तो मैं 1/2 mv² ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अब हमने इस इक्वेशन में सिंपल काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, hc कॉमन ले लिया, 2536, ये 10⁻10 ऊपर चला जाएगा और ये एक्चुअली माइनस में आ जाएगा, माइनस और 10⁻10 ऊपर चला जाएगा और 3250 इस तरह से 1/2 mv² लिखा जा सकता है। ठीक, इतना भी क्लियर हो गया। अब और देखते हैं, यह आ जाएगा 2hc/m ऐसे, और उसके ऊपर पूरा रूट आ गया और ये आ गया 1/2536 माइनस 1/3250 और 10⁻10 इक्वल्स टू v। इसको आप सॉल्व करना है और आपको देखो h का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दिया गया है ना। अब आपको h का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दिया गया है, तो उसको सबसे पहले तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस तरह से एक लंबा सा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। h का वैल्यू आपको गिवन है 4.14 इंटू 10⁻⁻15, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। सो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे और c की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास 3 इंटू 10⁸ ऐसे। ठीक, डिवाइडेड बाय मास। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है ना। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, 1.2536 माइनस 1/3250 इंटू 10⁻10/1। तो ये इतना लंबा इक्वेशन है, लगे रहिए सॉल्व करिए। मैंने तो अपना काम कर दिया। तो ये आएगा मिली सेकेंड, सो इट्स कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁵ मिली सेकेंड्स, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v, है ना। तो इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v/4 द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटेलिक सरफेसेस। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, अब हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, हमारे पास बड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि कोई हमारे पास एक मटेरियल है, उसके ऊपर वेवलेंथ आई और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। ठीक, ये कोई मटेरियल था हमारे पास। अब वेवलेंथ आई hc/λ इतनी एनर्जी से, और यहाँ पर जो एनर्जी का कंजप्शन हो गया 5 वर्क फंक्शन के बराबर कंजप्शन हो गया, जिसको क्या लिखा जाएगा hc/λ0, है ना, ये लिखा जाएगा। इतना कंजप्शन हो गया, जो एनर्जी बची उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको बोलते हैं, उस एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब इसी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में अगर लिखें तो EV लिखा जाता है कि दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल EV, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या बढ़ती है, कितनी एनर्जी आई hc/λ आई इक्वल्स टू वो कहाँ कहाँ चली गई hc/λ0 में, और बाकी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या बातें आपको गिवन है क्वेश्चन में। कहता है जब वेवलेंथ लैम्डा थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट v था। तो केस 1 के लिए तो ये इक्वेशन बिल्कुल कारगर है ना, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो केस सेकंड के लिए इफ़ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ 2 लैम्डा, जब लैम्डा की जगह 2 लैम्डा हो गया
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया V/4 और hc/λ की जगह क्या हो गया 2λ हो गया माइनस hc/λ नॉट। ऐसे ये होगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें और लैम्डा नॉट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आप चाहो तो इनको डिवाइड कर सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इन इक्वेशंस को, या फिर सेकंड इक्वेशन से आप EV की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, EV की वैल्यू 4 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो ना, ये वाला जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EV कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ hc/2λ माइनस 4 टाइम्स ऑफ hc/λ नॉट, ऐसा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, और ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का देखो लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल हो गई हैं, इनकी राइट हैंड टर्म्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो hc/λ माइनस hc/λ नॉट इक्वल्स टू 4, या फिर सिंपली अभी भी hc लिख लो तो 4/2λ माइनस 1/λ नॉट, ऐसे। तो देखो hc तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1/λ माइनस 1/λ नॉट इक्वल्स टू 2/λ माइनस 1/λ नॉट। सही है, यहाँ से तो 4, यहाँ भी 4 था, ये भी 4 था, या सो इट्स कम्स आउट टू बी, ये बड़ा वैल्यू है तो ये हो जाएगा 4/λ नॉट माइनस 1/λ नॉट इक्वल्स टू 2/λ माइनस 1/λ, ऐसा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3/λ नॉट इक्वल्स टू 1/λ, सो लैम्डा ये आ जाएगा 3λ इक्वल्स टू λ नॉट, या so this is our required answer of this numerical. Question number 6 है, photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell। ठीक है, फोटोन विद एनर्जी, इतनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करता है कैथोड पे, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो हुआ क्या, अगेन हमारे पास एक सरफेस है, उस पर फोटोन आता है, कितनी एनर्जी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है ना कैथोड पे, है ना, ये कैथोड मान लेते हैं। तो चलो मैं कैथोड को अच्छे से बना लेता हूँ, चलो ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कैथोड आता है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क फंक्शन कितना होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क फंक्शन है वो कितना हो गया 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन हो गया ना, ये नहीं है, नॉट नहीं है यहाँ पर, ऐसे। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पे 5 आया, 3 का वर्क फंक्शन था, 2 बचा, 2 के साथ ये काइनेटिक एनर्जी लेके भाग गया, ये 2 की काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली इसने। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर कहता है व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन द कैथोड। दूसरा केस कहता है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर जो फोटोन इंसिडेंट हुआ है कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आर इंसिडेंट ऑन सी, तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। वर्क फंक्शन कितना है हमारे पास, वर्क फंक्शन तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, अब 3 काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, कितनी बची, तो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा, है ना। ये कैथोड है, किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। यहाँ कौन होता है बैठा हुआ, एनोड होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऐसे जाएगा। रीच इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज, सो ऐसा पूछा गया। अब हमें पता लग गया काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अब हमें पता करना है कि कितना होगा। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है हमारे पास, ये जो है, तो आपको पता है ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है।
इतनी बात पता है। सो V कैथोड माइनस V एनोड, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। और ये कितना है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लिखा गया, 3 वोल्ट लिखा गया। और कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे तो कैथोड माइनस एनोड। बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड रिलेटिव टू कैथोड, लेकिन पूछा गया है एनोड रिलेटिव टू कैथोड। तो एनोड रिलेटिव टू कैथोड कितना होगा, मतलब आपसे ये पूछा गया कि V एनोड माइनस V कैथोड कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, -3 वोल्ट। कितना लिखोगे, -3 वोल्ट। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3V0। ठीक है, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। देखो केस 1 जो है, ऐसे सवाल बढ़ जाते हैं ना यहाँ पर, केस 1 और केस 2 करके। केस 1 क्या कहता है कि हमारे पास एक सरफेस है और उस पर hc/λ की एनर्जी इंसिडेंट होती है ना, यह वर्क फंक्शन हो गया, और बाकी जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ V0 होगा। इक्वेशन क्या बैठी, इक्वेशन बैठी hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस 3V0, ये इक्वेशन बैठी फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में कहता है इफ़ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, तो दूसरे केस में क्या है, hc/2 वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, तो आएगा 1V0 ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 की कैलकुलेशंस करनी है। तो सेकंड इक्वेशन में देखो, ये जो 2 है, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आएगी hc/λ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ hc/λ0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन जाएगी, है ना ऐसे। अब हम फर्स्ट और 2a को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें। चलिए राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, क्या आएगा, 2hc/λ0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू hc/λ0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। सो 2hc/λ0 माइनस hc/λ0 इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये तो आ जाएगा hc/λ0 इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा कितना आ गया, hc/इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू λ0 ऐसे आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ना, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ऑप्शन में देखते हैं कि अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन तो लैम्डा की टर्म में है, तो लैम्डा देखो अब कैसा होगा, हमने λ0 अभी कुछ अलग टर्म्स में निकाला है, ऑप्शन सभी लैम्डा की टर्म में है। तो hc/eV0, eV0 क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था, ये देखो ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और hc की वैल्यू कितनी हो सकती है, hc की वैल्यू अगर मैं सिर्फ देखूं वो कितनी लिखी जा सकती है,
सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं देखता हूँ एच सी की वैल्यू को, तो ये होगा एच सी इक्वल्स टू 2 लैम्डा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस 2 लैम्डा वी नॉट, कुछ ऐसा हो जाएगा, ई वी नॉट। फिर से लैम्डा नॉट आ रहा है, लैम्डा नॉट नहीं आना चाहिए। वर्क फंक्शन हमारे पास या हमें बस एच सी की वैल्यू को देखना है। अब एच सी की वैल्यू क्या लिखी जाए, कौन सी इक्वेशन से उठाई जाए एच सी की वैल्यू? ओके, देखो एच सी की वैल्यू जो है कहाँ से उठाई जाए। अगर मैं फर्स्ट को देखता हूँ, या एच सी अपॉन लैम्डा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी अपॉन लैम्डा हो गया वर्क फंक्शन। एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, इसको कहीं तो इसको एच सी अपॉन लैम्डा अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एच सी की वैल्यू देखें तो ये आ गई वर्क फंक्शन के बराबर आ गया। यस, वर्क फंक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। वर्क फंक्शन आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इनको मैंने क्या किया है, इनको मैंने इक्वेट किया है ना। तो मुझे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वर्क फंक्शन देखना पड़ेगा कि लैम्डा के टर्म में वो क्या आता है, तभी ये बात बन पाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा या यस, तो ऐसा करिए, फर्स्ट और 2a, फर्स्ट और 2a को एक बारी सब्ट्रैक्ट करके देखिए। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आएगा 0 इक्वल्स टू, और दिस माइनस दिस आएगा 2 एच सी अपॉन लैम्डा नॉट माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये आ गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आ गया। ठीक, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट वो है वर्क फंक्शन, है ना। ठीक है, ये तो सही हो गया। सेम क्वेश्चन ही हमारी हैं हमारे पास। हमें अब वैल्यू चाहिए एच सी की, इसका मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये वर्क फंक्शन था, है ना, ये वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई ई वी नॉट, इतनी आ गई हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू। अब इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। तो ये हो गया एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आ गया, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे ये कैलकुलेशन चाहिए कि वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन वर्क फंक्शन, है ना। अब एच सी यहाँ से कितना आ गया, एच सी है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा हुआ है।
सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 4 लैम्डा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, कहता है ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इल्यूमिनेट सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times as that of the first case। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, देखो दो इक्वेशंस लिखी जाएंगी फिर से। सो केस 1 कितनी वेवलेंथ है, लैम्डा, तो क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख देंगे K1। केस सेकेंड क्या लिखेंगे, केस सेकेंड हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा बाई 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है दस इन केस सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। इसका मतलब K2 जो है वो 3 टाइम्स है K1 के। सो ये हो जाएगा 2hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस 3 टाइम्स ऑफ K1, ऐसे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन को, कि वर्क फंक्शन कितना होगा। या ठीक है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सो पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आएगा 2 वर्क फंक्शन प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 2 वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ऐसा। सो 5 इज इक्वल टू K आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो पूछा क्या गया है हमसे, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज कितना हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन हमारे पास देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो 5 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई ना। इसको थर्ड लिखते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट ना। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, ऐसे वर्क फंक्शन प्लस K1 की किसके बराबर आया, वर्क फंक्शन के बराबर आया। सो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन कितना, एच सी अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, एच सी अपॉन 2 लैम्डा, ऑप्शन ए आ गया इसका ना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a metallic surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt। It means that कि जब इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज हुई है 20%, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी हो गई है। तो वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अगेन दो सिचुएशंस बैठती हैं कि अगर फर्स्ट केस में, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ये होती है इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ना, ये इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपके लिए कि एच न्यू था, वर्क फंक्शन तो वही रहता है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी थी फर्स्ट केस में। अब 20% एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। 20% एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब कि एच न्यू तो पहले था ही और उसमें 20% का एडिशन हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कितनी हो गई होगी, वो हो गई 1.2
1.2 एच न्यू, इतनी एनर्जी हो गई है जब 20% का उसमें एडिशन होगा। तो पहले तो 1 था, अब 1.2 है। इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी हो गई अब काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे वर्क फंक्शन से वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1.2 माइनस 1 एच न्यू इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 0.2 एच न्यू इज इक्वल टू 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 एच न्यू इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है। तो एच न्यू का वैल्यू हमें पता लग गया, एच न्यू का वैल्यू कितना हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एच न्यू का वैल्यू हो गया। एच न्यू की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ थर्ड इन फर्स्ट। जैसे ही मैं उसको यूज़ करता हूँ तो वो हो जाएगा, एच न्यू कितना हो गया 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऐसा आएगा, तो ये आ जाएगा 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का आंसर इतना आना चाहिए, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू imprints on the metal plate the maximum possible velocity of the emitted electron will be। काफ़ी आसान सवाल है, आप खुद भी अटेम्प्ट कर ही सकते हैं इसको। एनर्जी इक्वेशन जब हम लिखते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पर यह तो बेसिक फार्मूला हो गया ना, तो न्यू की जगह क्या है, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है 2 न्यू एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv² निकलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा 2h न्यू, वर्क फंक्शन कितना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो उसको वर्क फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी h न्यू 1/2 mv²। तो 2h न्यू माइनस h न्यू करेंगे तो h न्यू आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 m वेलोसिटी स्क्वायर। So this can be 2h nu by m and under root equals to velocity. So 2h nu by m, this is option number third, C option आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energies 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जीज है फोटोन की, illuminate a metallic surface whose work function की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। अगेन क्वेश्चन कैसा है कि एनर्जी एच न्यू, या मैं सिंपली ई लिखूँ अगर E1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस K1, इस पैटर्न पे चलूँ तो E1 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन हमें कितना दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, प्लस मैक्सिमम स्पीड, तो ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेगा 1/2 mv², तो v1² लिख लेते हैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये 1 माइनस 0.5 तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 mv1², इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली E2 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 ऐसे लिखा जाएगा, और E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 की वैल्यू है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। जब 2.5 से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस किया जाता है तो ये आ जाएगा
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इनका रेशो लेना है, ठीक है। रेशो अगर मैं लेता हूँ तो कैसे लिखूँगा, जब रेशो लेना है तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू दिस इज़ 1/2 mv1 स्क्वायर 1/2 mv2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो 1/2 कैंसिल हो गए और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गए। तो देखो क्या रिजल्ट आता है, ये आ जाएगा 5/20, है ना, डेसिमल के करंट 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 5/20 इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। 5/20 का मतलब 5 1 5 5 4 20 होता है, तो ये ऐसा आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए v1/v2। सो v1/v2 कम्स आउट टू बी 1/2, ये रेशो आएगा 1:2, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन process from a metal of work function 1.8 electron volt, the kinetic energy of most energetic electron is this, ठीक है, और वर्क फंक्शन इतना है। द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के EV0 के बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये किसके ऐसा लिखा गया, ये E से E कैंसिल हो गया, तो ये बचा 0.5 वोल्ट इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज अवर आंसर, बी ऑप्शन। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी न्यू, नंबर ऑफ फोटो electrons emitted for light of frequency nu higher than the threshold frequency is proportional to, देखो ध्यान से सुनना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने ज़्यादा होंगे इतना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। फोटो करंट जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, फोटो करंट। और जो फोटो करंट होता है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सी ऑप्शन आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर शोज प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है कर्व ए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमने अभी भी लिखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगी। एक तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटेंसिटी जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। चलिए इन दो बातें हमने, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं कर्व ए एंड बी। आपको ए और बी कर्व दिखाई दे रहा होगा। ए और कर्व बी जो कर्व है वो दोनों यहाँ पर मैच कर रहे, मिल रहे हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए और बी, इनका मतलब ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि वहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम थी, है ना। तो फिर क्या कहता है, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसने प्रोवाइड की, देखो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, एच न्यू गिरा प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी ए की और एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी ए और बी दोनों की सेम होनी चाहिए क्योंकि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। इसका मतलब उनकी फ्रिक्वेंसीज, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसीज सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, तो इसलिए ये गलत हो गया। हमें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज ना। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसीज बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे देखेंगे। ये क्या कहता है, इतना तो हमने डिसाइड कर लिया था कि ए और बी का जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो सेम होंगी, है ना। ए और बी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी मस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें भी लिखा हुआ है कर्व्स रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज़। डिफरेंट इंटेंसिटीज़ का क्या मतलब है, हमने अभी अभी आपको बताया कि ये है फोटो करंट, फोटो करंट, और ए और बी देखो, एक तो ये है इस तरह से, है ना, तो एक मान लो कि ये है इस तरह से, है ना। तो ये इंटेंसिटी 1 हो गया, लेट से ये इंटेंसिटी 2 हो गया, या ए बी की टर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो ये इंटेंसिटी ए हो गया, ये इंटेंसिटी बी हो गया। तो ये डिफरेंट इंटेंसिटीज़ इनकी होनी ही चाहिए क्योंकि इनका फोटो करंट क्या है, फोटो करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो ऑब्वियसली इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होनी ही चाहिए, सेम इंटेंसिटी ये दोनों की नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज़, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को, तो हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। इन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर एज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है गैसेस में तो कलर ग्लो होता है, वो किसके कारण होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, कोलिजन बिटवीन एटम्स ऑफ द गैस, यहाँ क्या लिखा है, एटम्स किसके, गैस के ही, कि गैस के अपने ही एटम्स के कारण कलर हो रहा है, नहीं, कोलिजन बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड द एटम्स ऑफ द गैस, ये होगा, ठीक है। जो जैसे ये हमारे पास अगर है तो यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर गैस है, तो गैस के साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो फिर कलर निकलता है। तो सी ऑप्शन की स्टेटमेंट सही होगी। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल इज दिस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया इतनी बात। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट लाई इन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रट्टे वाला सवाल भी हो सकता है, आप कह सकते हैं कि कहता है एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस टर्म में लिखा जा सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लिखेंगे, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखा जाएगा। और वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेंगे तो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी इंसिडेंट होनी चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, अब ये एनर्जी है, इसको hc/λ लिखा जा सकता है ना। ये कितना गया, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये किस में लिखी जाएगी, जूल में लिखी जाएगी। अब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 लिखो आप, फिर 3 इंटू 10⁸ लिखो, डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखो, तो ये लैम्डा इस तरह से आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, तो उस आंसर से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको विबग्योर याद होना चाहिए, है ना, VIBGYOR, है ना। तो कुछ 700 नैनोमीटर से 400
नैनोमीटर। विबग्योर का रेंज तो ये होता है। तो अगर ये जो आंसर आता है ये विबग्योर के इधर आता है ना, कि 400 से भी कम नैनोमीटर से भी वैल्यू कम आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा, है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। तो अल्ट्रा वायलेट हो गया मतलब कि जिसमें कम वैल्यू होगी। इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट भी है, और उससे भी कम कौन है? अगर ये 400-300 तक हो गया तो आप अल्ट्रा वायलेट कह सकते हो। अगर उससे भी कम वैल्यू आती है तो फिर ये ज़्यादा एनर्जी मतलब और कम वेवलेंथ, तो एक्सरे में हो जाएगा, एक्सरे में ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर ये 700 से बड़ी वैल्यू आती है तो इंफ्रारेड बोलोगे, क्योंकि इधर कौन होगा? इंफ्रारेड होगा, है ना। तो विजिबल तो ये है। अगर इन 400 से 700 के बीच वैल्यू आती है तो आप विजिबल रीजन बोल सकते हो, है ना। तो अगर 300 और 400 के बीच होगा तो कौन बोलोगे? अल्ट्रा वायलेट। अगर उससे भी कम होगा तो फिर कौन सा हो जाएगा? एक्सरे। तो आंसर मैं बता देता हूँ, ये एक्सरे का रीजन आएगा। क्लियर हो गया? कहता है 5 वॉट सोर्स एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, इतनी वेवलेंथ एमिट हुई है, व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे, ठीक है। फिर इट लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस। When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of, again number of photoelectrons depends on the intensity, है ना। तो पहले सोर्स कितना दूरी था? 0.5 मीटर अवे था। जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहाँ पर है ना, तो इस तरह से, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ये रेडियस है और यहाँ पर पी पॉइंट पे मुझे पता करना है कि इंटेंसिटी कैसी है, ये सोर्स है, सोर्स के कारण, तो इंटेंसिटी एट पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया है मतलब रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सो इंटेंसिटी एट पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बैठ रही हैं, I1/I2 इक्वल्स टू R2/R1 का स्क्वायर, ऐसा चला जाएगा। अब R2 की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, और R है ना 1 मीटर का स्क्वायर होना चाहिए ना, हाँ स्क्वायर तो लिखा हुआ है, और ये है 0.5 मीटर इनका स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, ये ऐसे 2 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो I1/I2। सो आपसे क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन लिबरेटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर। तो I2 कितना हो गया? सो I2 इक्वल्स टू I1/4, तो 4 के फैक्टर से कम हो जाएंगे, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। कहता है ए फोटो सेल एम्प्लॉय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो सेल है ना, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है टू कन्वर्ट change in the frequency of light into a change in electric voltage, change in the intensity of illumination into, जब इंटेंसिटी का चेंज होगा तो क्या होगा? into a change in the photo electric current। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक के केस में इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होती है? करंट के बराबर होती है। और सेकंड स्टेटमेंट वही बोल रही है कि अगर हम इंटेंसिटी में चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली किस में चेंज आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी चेंज आएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहता है फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज़ वर्क फंक्शन एच न्यू। इफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी 2h न्यू फॉल ऑन दिस सरफेस द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस। When the photon energy is increased to 5 electron volt then the maximum velocity of, तो ये आप पहले भी ऐसे सवाल कर चुके हो। आई होप कि आप ऐसा क्वेश्चन फिर से अटैम्प्ट कर सकते हो कि पहले ही क्वेश्चन बैठती है कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है ना। पहले केस में उन्होंने लिखा है 2h न्यू एनर्जी इंसिडेंट होती है, वर्क फंक्शन है h न्यू, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1²। आपको v1 की वैल्यू दे रखी है, ये v1 की वैल्यू है। हालांकि लेंथी कैलकुलेशन होगा लेकिन आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड केस में आप कहता है कि जब 5h न्यू हो जाएगा
वर्क फंक्शन तो वही रहेगा एच न्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर ऐसा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें v2 का कैलकुलेशन करना होता है। पहली इक्वेशन से क्या आएगा, पहली इक्वेशन से आएगा 2h न्यू माइनस एच न्यू, तो ये हो जाएगा h न्यू इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा 4h न्यू इज इक्वल टू 1/2 mv2 डैश। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/m/2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा 1/4 इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाई v2 का होल स्क्वायर बचेगा ऐसा। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा 1/2 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, ये आएगा। अब देखो आप कि मैक्सिमम वेलोसिटी v1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁶, तो ये हो जाएगा v2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1, ठीक। तो ये हो जाएगा v2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड ऐसे। सो v2 इज इक्वल टू 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा ना। तो ये डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल्स विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन गिरेगी तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कितनी एनर्जी है। सो एनर्जी जो आ रही है वो hc/λ लिखी जाएगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग h की वैल्यू हो जाएगी 6.63 × 10⁻34 देन 3 × 10⁸ ना। तो मैं आपसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनका hc का मल्टीप्लाई करके पहले ही रख लें और उसको रट लें कि h × c का मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू मैं लिखूँगा 4100 × 10⁻10। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 22 को ना, hc/λ को जब सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4.8 × 10⁻19 जूल। लेकिन आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए हैं, तो इस एनर्जी को आपने अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो 4.8 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। तो अब ये किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ये टर्म्स तो कैंसिल होगी है ना, तो ये 3 से आएगा, ये 3 से कटेगा। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है, इंसिडेंट हो रही है। तो इससे कम अगर किसी का वर्क फंक्शन है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इसका मतलब जो 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले वर्क फंक्शन हैं जिन ऑब्जेक्ट्स के विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मेटल ए एंड बी है ना, वहाँ से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वहाँ से वर्क फंक्शन नहीं होगा। तो ए एंड बी ओनली इसका आंसर होना चाहिए। सो आंसर क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन। अब ये पूछता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ होता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट करी है ना, उसका कुछ पार्ट तो पहले वर्क फंक्शन होता है और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी है ना। तो बड़ी ही आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये ग्राफ ऐसा होता है, ये आपको बच्चों को पता होना चाहिए है ना, कि ये जो आ रहा है दिस पार्ट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस पार्ट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू वर्क फंक्शन है ना। तो ये न्यू नॉट होता है, ये न्यू नॉट होता है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो डी ऑप्शन होगा इसका हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे। तो ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन हो गया ना, 1 मीटर अवे आ रहा है ना।
पॉइंट सोर्स कहाँ पर है, 1 मीटर अवे है। व्हेन द सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर, देन जब 2 मीटर हो जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कितने से, आई थिंक 4 टाइम्स नंबर ऑफ फोटो एमिटेड, हाफ क्वार्टर ऑफ द इनिशियल। तो मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन होना चाहिए, है ना, कि क्वार्टर ऑफ द इनिशियल। क्यों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज ए क्वार्टर ऑफ द इनिशियल। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, और इसका मतलब ही हो गया एरिया है तो रेडियस का स्क्वायर हो गया। अब रेडियस, अब देखोगे I2 अपॉन I1 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक। तो I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 पहले कितना है, R1 है 1 मीटर, 1 मीटर फिर कितना हो गया 2 मीटर, ऐसे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4। इसका मतलब I2 कितना हो गया, I1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, क्वार्टर से कम हो गई, ठीक। व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। ultraviolet rays are incident on metal plate, the photoelectric effect does not occur, it occur by incident of, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा कि किसके कारण होता है। तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मेटल प्लेट अल्ट्रावायलेट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर वेवलेंथ को कॉरस्पॉन्ड करेगी, नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ इतनी होगी। तो इससे बात नहीं बनती कि जितनी एनर्जी इसमें होती है, तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल प्लेट से एमिशन के लिए। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा किसके पास एनर्जी है, इससे ज़्यादा एनर्जी है एक्सरे के पास। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, एक्सरे, ठीक। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सरे के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। Which of the following is not the property of cathode ray? It produce heating effect is not पूछा गया है ना, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, देखो हीटिंग इफेक्ट तो आता ही आता है क्योंकि इसमें तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो जो हाई काइनेटिक एनर्जी है जब वो मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। फिर इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनमें डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये लिख रहा है कि इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये मुझे गलत लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी, सो ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ए लाइट सोर्स is at a distance d from a photoelectric cell, then the number of photoelectrons emitted from the cell is n. If the distance of light source and cell is reduced to half, the number of photoelectrons emitted, अब आप ये कर सकते हो ये वाले फॉर्मूला से, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने 3 सवाल इसको पहले ही आपको करके दिखा दिए हैं, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा। आइंस्टाइन का वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव सपोर्ट टू, है ना। तो आइंस्टाइन के वर्क ने किसको सपोर्ट दिया था, ये वाली इक्वेशन को, कि जो एनर्जी होती है वो किसके, है ना, E इजिकल टू एच न्यूमल की फोटोन के बारे में उसने कंफर्मेशन दी थी आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक वर्क ने, कि जो वेव है वो किस तरह से इंसिडेंट करेगी, फोटोन नेचर पार्टिकल बिहेवियर की तरह इंसिडेंट करती है, और जैसे ही स्ट्राइक करता है एक फोटोन, तो अगर उस फोटोन के पास एनर्जी सफिशेंट है कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सकता है मेटल के, तो तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेंगे। तो ये बी ऑप्शन को इसने सपोर्ट किया था। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट
व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, वेरी सिंपल, मैंने पहले ही आपको बताया है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों कि देखो आपको एनर्जी दी गई है ना 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट आपको ये लेमडा नॉट निकालना है। तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है, इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको रट लो दोनों में, एक तो ऐसा यूनिट्स में सिंपल में और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी क्या वैल्यू होगी उसमें, तो आपकी कैलकुलेशंस एग्ज़ाम में बैठ के आसान हो जाएंगी। तो जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ना सिंपल सा है, एच की वैल्यू सबको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 4.125, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे में ये जो आएगा हमारे पास आएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। तो बी ऑप्शन हो गया। अब क्या आया, इन ए फोटो एमिसिव सेल विद एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा द फास्टेस्ट with exciting wavelength lambda the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, मतलब कम हो गया वेवलेंथ, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई, द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो हमें पूछा गया है कि कितनी हो जाएगी। चलिए, तो इसको हम लेस देन ग्रेटर देन ऐसा पूछा गया है, तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होता है जो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे होता है। काइनेटिक एनर्जी तो पता है आप सबको 1/2 mv² लिखी जाती है, और ई की वैल्यू कितनी होगी, एच सी अपॉन लेमडा होगी, है ना। तो ये 1/2 mv² हो जाएगा ऐसे। अब दूसरे केस में कहता है कि अगर स्पीड होगी v डैश और एच सी अपॉन लैम्डा की जगह कितना हो गया 3 λ/4 हो गया, माइनस वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, इस तरह से वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। तो अब हमें पूछा गया है द स्पीड v डैश का कैलकुलेशन हमें निकालना है। तो v डैश का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम कोशिश करते हैं कि डिवाइड करते हैं, है ना। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं या इनको मैं या डिवाइड करके देखते हैं कि कैसा सिचुएशन आता है। अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो भी सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन v दिस मच, तो ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा v डैश स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू 4hc अपॉन 3 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन और hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, है ना। कुछ ऐसा आ जाएगा, क्लियर होगी ये बात। अब इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ओके, एक तो ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको एक मिनट को ये प्रोसेस देखते हैं, मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो
सब्ट्रैक्ट करने से वी रहेगा, एच सी अपॉन लैम्डा वी रहेंगे, वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स से 1/2 एम वी डैश स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एच सी अपॉन 3 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा, ऐसा आ गया। फिर क्या करना है, माइनस, है ना, माइनस आ गया तो वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट माइनस और माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, दिस माइनस दिस, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, या नेगेटिव, ओके, ऐड करता तो ये 2 टाइम्स आ जाता, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस डब्ल्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास यहाँ से टर्म्स आ रही हैं, m/2 मैंने कॉमन ले लिया, v डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा आ गया 4/3 माइनस 1, सो m/2 v डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और ये आ गया 1/3। ठीक है, एक तो ये सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये टर्म आ गई, मुझे चाहिए या देखो, मुझे जो चाहिए, मुझे v की टर्म में बताना है 4/3 या 3/4 ऐसा कुछ, सो मुझे 4/3 रखना पड़ेगा। और अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, चलो देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये आ गया, डिवाइड करने पे क्या आता है। अगर मैं इन इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा v डैश स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन और एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ऐसी इक्वेशन आती है। 4/3 मुझे बना के रखना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर से कैंसिल भी होना चाहिए, तो उसको सेट करने के लिए एच सी अपॉन लैम्डा, अब देखो ऊपर वर्क फंक्शन है तो उसको मैं 4/3 वर्क फंक्शन प्लस 4 वर्क फंक्शन बाई 3, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, ये जो चीज़ लिखी है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है, क्यों तोड़ दिया, 4/3 को कॉमन लेने के लिए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन बाई 3, और यहाँ से भी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये आ जाएगा 4/3 प्लस वर्क फंक्शन बाई 3 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे। ठीक, तो ये जो हमारे पास पैरामीटर आया है, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो हमारे पास यहाँ क्या है, वी डैश स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना, कि ये जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 4/3, इतनी बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि इट इज़ ग्रेटर देन 4/3। अगर मैं इनका पैरामीटर लेता हूँ, रूट लेता हूँ, तो रूट कैसा आ जाएगा, वी डैश अपॉन वी स्क्वायर को उधर जाके रूट में लिखता हूँ 4/3 ऐसे, प्लस W0 डिवाइडेड बाई 3 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा आ गया, है ना। तो ये हो गया v डैश इक्वल्स टू v, तो 4/3 प्लस W0/3 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक, अच्छा, ये जो अब मैंने इक्वेशन लिख दी है, ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है, ये इक्वेशन कहती है कि ये जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा गया है,
ये जो टर्म लिखी गई है, दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन 4/3 √4/3, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब v डैश किसके बराबर हो जाएगा, v डैश जो है वो बड़ा है ना, वो बड़ा है किससे, v 4/3 से बड़ा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐड हो रहा है ना। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जिसको मैंने ये जो किया है ना, ये जो चीज़ है ये बता रही है कि दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 4/3, तो इसलिए उस ग्रेटर देन के कारण ये साइन बढ़ गया है ना। यहाँ पर तो v डैश इक्वल था और यहाँ पर v डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया v √4/3 के। क्लियर। तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन v √4/3, डी ऑप्शन आ जाएगा ना, यहाँ से डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन ए सेंसिटिव प्लेट, ठीक है, विद फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, अगेन काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से। E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये hc/λ, तो वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी ऐसे, तो hc/λ को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए ना, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर जो है इसका वो ए ऑप्शन आएगा। Which of the following is true? The stopping potential increases with increase in intensity, नहीं, stopping potential और intensity में कोई रिलेशन नहीं होता ना, तो ये नहीं है। The photoelectric increases with increase in intensity, yes, मैंने बहुत बारी आपको बताया है। तो ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए सर्टेन मेटल इज 2000 एंगस्ट्रॉम देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज़, ये भी आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। कैसे करेंगे, वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे, hc/λ, तो यहाँ से h 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू कितनी 2000 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे आपको वर्क फंक्शन जूल में मिलेगा, है ना। तो इसको फिर से किससे डिवाइड करना होगा, इस पूरी क्वांटिटी को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी करेंगे तो अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा 34 का, दैट इज़ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, बी ऑप्शन। In photoelectric effect, the work function of a metal is this: the emitted electron can be stopped by applying a potential of this. Then वर्क फंक्शन इतना था, ये इतना हो गया। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज़, देखो ये तो हो गया, वर्क फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और ई होता है। तो ई पूछा जा रहा है, ये है 3.5 प्लस ये हो गया 1.2, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये कितना आना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना। तो ये आ जाएगा 7.4 कुछ ऐसा है। तो ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज़ 4.3, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। फिर कहता है द कैथोड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज्ड सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 to W2 if the current before and after I1 and I2 all the condition remain unchanged, then वर्क फंक्शन चेंज हो गया है। तो इंटेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन चेंज हुआ है, कम एनर्जी सप्लाई हो रही है अब, क्योंकि ज़्यादा
एनर्जी तो जितनी भी, अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है तो पहले 40 वर्क फंक्शन के पास जा रही थी, अब मान लो 60 वर्क फंक्शन के पास जा रही है, और कितनी बच रही है काइनेटिक एनर्जी के लिए, 40 ही बच रही है ना। तो एक एग्जांपल है सिर्फ कि पहले 100 था, 100 में से वर्क फंक्शन खा रहा था 40 और काइनेटिक एनर्जी के पास कितनी बच रही थी 60। अब मानते हैं कि वर्क फंक्शन जिसको W2 कहा गया है ना, वो 50 हो गया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी के पास कितनी बचेगी, 50 बचेगी। इफ़ द करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस आर, अच्छा ये करंट की वैल्यूज़ दे गई हैं I1 और I2, ऑल अदर कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड, देन करंट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। करंट में चेंज नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम रही ना। जो इंटेंसिटी आ रही थी, मान लो कि ये इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी ऐसे, आई इंटेंसिटी आ रही थी, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं ना आया। चेंज किस में आया कि W1 था, W1 से क्या हो गया, W2 हो गया है ना। लेकिन जो इंटेंसिटी से लाइट इंसिडेंट कर रही थी वो तो सेम रही ना, है ना। तो जब वो सेम रहेगी तो करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन इट, द फोटो इलेक्ट्रॉन कम आउट। तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप ये कर सकते हैं इतने सवाल करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन आएगा। कहता है द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, ठीक है, एल्यूमिनियम सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज, आपको वर्क फंक्शन दिया गया है, 6.2 इंसिडेंट हुई और उसमें से 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन है, बाकी काइनेटिक एनर्जी बची। तो 6.2 माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो इतना काइनेटिक एनर्जी के पास आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये जूल में हो जाएगा, तो इट इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बी ऑप्शन आएगा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम कॉरस्पॉन्ड टू ए वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, इट्स वर्क फंक्शन। तो अगेन वर्क फंक्शन किसके अलावा होता है, hc/λ0। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, इसको सॉल्व करना है तो आपको वर्क फंक्शन जूल में मिल जाएगा ना। तो ये आएगा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, विच कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आना चाहिए। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मियॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही थर्मियॉन्स बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब हीट प्रोवाइड करी हमने किसी मेटेलिक सब्सटेंस को, हीट प्रोवाइड करी और उस हीट के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उसको प्यार से क्या बोलेंगे, थर्मियॉन्स बोलेंगे। करेक्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या क्या क्वांटिटीज़ गिवन है। कहता है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस व्हेन इट डिलीवर्स ए पावर ऑफ दिस मच क्वांटिटी। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की कैलकुलेशन करनी है। देखो इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होती है एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ एक फोटोन की। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो वो एनर्जी को हम लिख देते हैं n टाइम्स ऑफ hc/λ। लेट्स से ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो गई, ठीक। अब पावर को कैसे लिखते हैं, पावर होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा nhc/λt, ऐसे पावर को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितनी होगी फिर, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइडेड बाई hc इज इक्वल टू n/t। तो ये जो हो जाते हैं
n/t ये किसकी वैल्यू है, ये है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। तो हमें इस चीज़ की कैलकुलेशंस करनी है। तो इस चीज़ की कैलकुलेशंस क्या होंगी, n/t इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई एच सी। पी का वैल्यू कितनी पावर है, 3.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर मैच कर सकते हैं। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हमारे पास पावर की वैल्यू है इतनी और वेवलेंथ भी गिवन है। कहता है एज्यूम इट इज़ टू बी 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। अगेन हमसे n/t की वैल्यू ही पूछी गई है। तो हमने फार्मूला अभी आपको बताया है, n/t का फार्मूला क्या है, p लैम्डा अपॉन एच सी। तो n/t का फार्मूला है p लैम्डा बाय एच सी ये। लेकिन यहाँ पर p कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये 200 वाट नहीं होगा, ये कौन सा p डैश लिख लेते हैं। तो p डैश क्या होगा, 25% ऑफ p होगा, है ना। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 और ये है 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 वाट p डैश का वैल्यू। तो p डैश की जगह 50 पुट करेंगे। सो n/t इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई वेवलेंथ है मेरे पास 0.6 माइक्रोमीटर 10⁻6 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय एच सी। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34 एंड 3 हो गया आपके पास। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। इसको सॉल्व करके आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ गिवन बाय दिस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इस सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अनदर सोर्स है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दिस मच नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड और वेवलेंथ इतनी है। दो केसेस बता दिए गए। कहता है पावर ऑफ S2 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ S1 इज इक्वल्स टू। तो देखो पावर का अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है, पावर क्या होता है n टाइम्स ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई टी, ऐसा। और एनर्जी को क्या लिखते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, इस तरह से। ठीक, तो पावर ऑफ S1 तो मैं सिंपली एस यहाँ P1 लिख लेता हूँ, है ना। तो उसको P1 लिख लेता हूँ। आपको n/t का वैल्यू दे रखा है 10⁻15 और एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू भी पता है आपको 3 इंटू 10⁸8 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या लिखेंगे 10⁻10 मीटर, इस तरह से। सिमिलरली आप P2 की वैल्यूज़ भी लिखेंगे। P2 में नंबर है 1.02 इंटू 10⁻15 देन अगेन 6.63 इंटू 10⁻34 देन 3 इंटू 10⁻8 ऐसा, डिवाइडेड बाय 5100 एंगस्ट्रॉम हो गया 10⁻10 ऐसा। सो फिर आप बड़ी आसानी से P2 अपॉन P1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। कहता है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ है, इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेज़र। द पावर एमिटेड इज 9 मिलीवाट। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन अराइविंग पर सेकंड ऑन द एवरेज। तो अगेन आप नंबर ऑफ फोटोन वाला n/t वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, p लैम्डा बाय एच सी, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको क्या कहता है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और पावर एमिटेड दिया गया है। द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ऑन एवरेज बाय द सोर्स।
तो इस बारी आपको वेवलेंथ ना देके फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो एनर्जी को क्या लिखेंगे, एच न्यू लिख देंगे। ठीक, तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एच न्यू अपॉन टाइम लिखा जाएगा, और यहाँ एन भी लिखा जाएगा, एन एच, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स एन लिखेंगे। पूछा क्या क्या, द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड, तो एन बाई टी कैलकुलेट करना है, तो एन बाई टी हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई एच न्यू इज इक्वल टू एन बाई टी, ये हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू फ्रिक्वेंसी का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻14। ये आपका आएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। इसकी कैलकुलेशंस आपके सामने आएंगी। सो इसमें कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। ओके, देन हम देखते हैं CBSE AIPMT 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच विल बी। अब देखो मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, PC एनर्जी इज इक्वल टू PC होता है, और एनर्जी का वैल्यू दे रखा है 1 मेगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। और मोमेंटम हमें P और C में चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और P मल्टीप्लाई C है 3 इंटू 10⁸ ऐसा। यहाँ से इसको सॉल्व करके आप बड़ी आसानी से P का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा इसकी कैलकुलेशन में, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो नीट 2022 में पूछा गया ना, अक्टूबर में। तो ये कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी। अब डी ब्रॉगली के सवाल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी दिस मच। तो हमें पता है कि लैम्डा कैसे लिखा जाता है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वोल्टेज, ये एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर तो आपको एनर्जी दे दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन को साइड पे रख दें तो 144, ये जो वैल्यू है ये V की वैल्यू होगी, दिस मच वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे फिर, लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 144। तो आपको पता है 144 का रूट क्या होता है ना, 12 हो गया। दिस मच एंगस्ट्रॉम आपके पास आएगा। सो ये इसका आंसर आपके पास आना चाहिए, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन नीट अक्टूबर 2020 में ही पूछा गया है। क्या पूछा जाता है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय। तो आपको पता होना चाहिए ये आंसर किसने वेरीफाई किया है, डेविसन एंड जर्मर ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन नीट सितंबर 2020 में पूछा गया है। तो ये क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पास इलेक्ट्रॉन की इतनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो हमें V का कैलकुलेशन करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें पता है 1227। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, ये 1227 होता है। ठीक है, ये एक चीज़ देख लेना कि ये जो डेसिमल है ना, ये 1227 होता है, 1227। ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक, तो लैम्डा का वैल्यू 1227 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय V ऐसा है। अब आपको रूट ऑफ V कितना हो जाएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक,
तो इसको जब आप देखते हो वेवलेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है नैनोमीटर्स में, तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो रूट ऑफ वी इज इक्वल टू 127 डिवाइडेड बाई एंगस्ट्रॉम है, तो ये 10⁻⁻10 लिखा जाएगा, और 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर है तो 10⁻⁻9 भी लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ये टर्म्स तो सीधी सीधी कैंसिल हो जाएंगी। ये आ गया आपके पास हाँ, लेकिन डेसिमल का फ़र्क पड़ेगा आपको, या तो ये आएगा 10⁻² रूट वी, तो वी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा इतना। तो ये ऑप्शन सी आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2019 में पूछा गया है अक्टूबर में। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स इनकी कैसी होंगी। अब देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, ये लिखता है लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, √2m और काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लैम्डा को ऐसे लिखा जा सकता है किसी पार्टिकल के लिए। एनर्जी सेम है, एच की वैल्यू सेम रहेगी, मास में ही फ़र्क रहेगा ना, तो लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल कैन बी रिटन एज ऐसे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इनकी सेम है। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये याद रखिएगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई, और उसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 होते हैं न्यूट्रॉन, तो इसके कारण वो कितना हो जाता है 4 टाइम्स, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास एवरेज मास सेम ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसलिए हो गया 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल में, और सिंपल प्रोटॉन में तो सिंपल प्रोटॉन ही रहेगा P, तो अल्फ़ा में 4 प्रोटॉन का मास है और प्रोटॉन में तो प्रोटॉन का ही मास है, तो इसलिए 4 का डिफरेंस आता है इनमें, ये कैंसिल होगी टर्म, √4 ये कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाना चाहिए 2:1, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2019 में ही पूछा गया है। तो देखो ये क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली। अब इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पोटेंशियल दिया गया है, क्या लिखेंगे, h/√2m ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हम लिख देते हैं फिर 1.27 √v, ठीक, और ये वेवलेंथ किस में आनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में आनी चाहिए, ऐसी वाली वैल्यू, तो ये याद रखें आप। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय, जब इसको 10,000 रखेंगे तो इसका जब रूट करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, इस तरह से, ठीक, 100 आ गया, तो इसको आप बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना ऑप्शन होना चाहिए, ये देखो, ये तो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10, और ये 2 और ऊपर चले गए, तो 12.27 10⁻⁻12 मीटर, तो ये ऑप्शन ए आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नीट 2016 में पूछा गया है। ओके, क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन ऑफ एनर्जी E, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, तो इनकी रेशियोज क्या होंगी।
इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी। तो अब हमें बताना है कि ये कब इक्वल लिखे जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसा लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे ना, वो क्या लिखा जाएगा H/P, और P को ही फिर हम आगे लिख देते हैं √2m एनर्जी, ऐसे, क्योंकि हमारे पास होता है ना काइनेटिक एनर्जी P²/2m, इस वाले रिजल्ट की हेल्प से। ठीक, तो फाइनली तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए। और फोटोन के लिए एनर्जी अगर मुझे लिखनी हो तो वो क्या होता है hν, है ना, तो hc/λ फोटोन, ऐसे लिखा जाएगा। तो लैम्डा फोटोन कितना आ गया, लैम्डा फोटोन आ गया hc/E, ऐसे। अब हमें इनका रेशो देखना है, इस तरह से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय फोटोन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आया, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैंने लिख दिया H/√2m/E डिवाइडेड बाय, फोटोन के लिए क्या लिखूँगा, फोटोन के लिए लिखना पड़ेगा hc/E, इस तरह से। h से h कैंसिल, या फिर अगर इसको मल्टीप्लाई में मैं चेंज करता हूँ H/√2m/E मल्टीप्लाई hc, इस तरह से। तो ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, आप मैच कर सकते हैं। E को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये आएगा 1/c, ऊपर हो जाएगा E² डिवाइडेड बाई 2m/E। एक E वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/c आएगा, यहाँ से E आ गया डिवाइडेड बाई 2m, सो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन। इसको देख सकते हैं, ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ऑप्शन बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नीट अगेन 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in the X-ray tube. The cutoff wavelength, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या देता है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with a de Broglie wavelength fall on the target, कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था, किस पे गिरा, एक टारगेट पे गिरा, टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ द एमिटेड एक्सरे। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, एक्सरे एमिट हुआ, ये कौन सा, इलेक्ट्रॉन वेव था। तो जितनी इसकी एनर्जी होगी उतनी ही इसकी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कन्वर्ट हो गई एक्सरे में। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसका लैम्डा था, और ये है लैम्डा नॉट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एक्सरे की एनर्जी हम दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी आपस में ही एक्सचेंज हुई है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम क्या लिखेंगे, जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो तो लिखी जाएगी P²/2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, है ना। और P को क्या लिखा जाता है, H/λ लिखा जाता है अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हो जाएगा h² डिवाइडेड बाई 2m λ², ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो रही है। तो फोटोन की एनर्जी अगर मुझे लिखनी हो तो hc/λ0 लिखी जाएगी। ठीक, अब ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों एनर्जीज को इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये आ जाएगा मेरे पास hc/λ0 इक्वल्स टू h²/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन λ², ऐसे। तो हमें λ0 एक तरफ चाहिए, एक तो h वाली टर्म कैंसिल हो गया इस तरह से,
चलिए लैम्डा नॉट को एक तरफ कर देते हैं, ये आएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन c लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। तो देखो लैम्डा नॉट को यार है 2m c लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। e जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ये जो me लिखा गया है, तो क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पूछा गया। क्या कहता है? द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल की मोमेंटम एंड लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है? h/p। तो दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब होंगे तो इस तरह से ग्राफ होता है। नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस। तो देखो पार्टिकल का हम क्या लिखते हैं, बड़े आसानी से हम लिख देते हैं h इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसा है ना। तो लैम्डा 1 लिख लेते हैं। के सेकंड में क्या लिखा गया? h/√2m काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स होगी, 16 टाइम्स ऑफ के। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 16 के कारण 4 बाहर आ गया रूट के, तो ये हो गया 2m के। तो ये तो लैम्डा 1 ही बन गया, लैम्डा 1/4। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/4 विच इज़ नथिंग बट द 25% ऑफ लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 सिर्फ 25% लैम्डा 1 रह गया है, तो चेंज कितना आया? देयरफॉर चेंज इज 75%। तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया। क्या पूछा जाता है? कहता है द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई एंड वेव लेंथ ऑफ फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी। सेम एनर्जी वाला सवाल अभी अभी हमने अटेम्प्ट भी किया है। सेम एनर्जी ये वाला, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने ये फोटोन की एनर्जी ये लिखी थी, ठीक, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये लिखी थी। जब इन दोनों को इक्वेट किया गया था तो हमारे पास क्या रिलेशन आया था कि फोटोन जो के लिए एक्सरे के लिए मतलब फोटोन के लिए हमने लैम्डा नॉट लिखा था इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मच। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमें दिखना चाहिए। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पूछे गए थे हमारे पास्ट ईयर में। तो आई होप कि आपको ये लेंथी लगेगा टॉपिक, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आपने देखा होगा हर साल इसमें क्वेश्चन आ ही रहा है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब 8 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के होने चाहिए इस छोटे से चैप्टर से। जब हम एटम पे जाएंगे वहाँ भी आप देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, न्यूक्लियाई में भी 1 क्वेश्चन आ ही रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। ऑन एन एवरेज 8 सवाल बैठते हैं, 8 सवाल इन 4 चैप्टर से। तो 8 × 4 तो 32 मार्क्स आपके इन्हीं 4 चैप्टर से बन जाते हैं। इसीलिए मैंने इन 4 चैप्टर को सबसे पहले प्रेफरेंस दी है। छोटे हैं, 2-3 फॉर्मूले होते हैं हर चैप्टर में, लेकिन सवाल ज़रूरी आ रहा है, तो इनको सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है।